चर्चा करेंगे। मनुस्मृति अपने राज दर्शन की तुलना में अपने समाज दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। मनुस्मृति ने संपूर्ण सृष्टि की रचना के बारे में सावयव सिद्धांत को स्वीकारा है और इस सृष्टि सिद्धांत के अनुसार ही समाज की रचना के लिए भी सावयव सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। मनुस्मृति का मत है कि उस विराट पुरुष के अर्ध शरीर से पुरुष यानी नर तथा शेष अर्धभाग से नारी यानी मादा जगत की उत्पत्ति हुई है। समाज की भली भांति वृद्धि, शांति, समृद्धि व प्रगति के लिए उस विराट पुरुष के विभिन्न अंगों ने क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की उत्पत्ति हुई। मनु की समाज व्यवस्था, इसका जो आधार है वो धर्म और राज्य दोनों ही हैं। मनु ने समाज व्यवस्था के स्थायित्व एवं कुशल संचालन के लिए विभिन्न नैतिक नियमों, मूल्यों एवं विधियों को आवश्यक माना है, जिन्हें मनु ने संयुक्त रूप में धर्म कहा है। दूसरा, मनु ने धर्म के साथ ही राज्य यानी राजा को भी समाज व्यवस्था का प्रमुख आधार माना है, क्योंकि राज्य के अभाव में समाज व्यवस्था का अंत हो जाता है और कष्टकारी अराजकता प्राप्त होती है। समाज व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आश्रम व्यवस्था की। मनुस्मृति की आश्रम व्यवस्था धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति का साधन, वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत का विस्तार तथा संपूर्ण समाज के कुशल संचालन एवं नियंत्रण की तर्कपूर्ण व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य की स्वाभाविक आयु 100 वर्ष है, किंतु आश्रम व्यवस्था में प्रवेश का अधिकार मात्र द्विजवर्ण यानी प्रथम 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके पुरुषों को ही प्राप्त है। अर्थात मनु की सामाजिक व्यवस्था में शूद्र वर्ण के पुरुषों एवं चारों वर्णों की स्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अपनी आश्रम व्यवस्था में मनु ने 4 आश्रमों को मान्यता दी है, जैसे कि देख सकते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। ये आश्रम व्यवस्था से संबंधित वर्ण के प्रत्येक पुरुष को अपने जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में, द्वितीय 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में, तृतीय 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम में तथा शेष अंतिम 25 वर्ष संन्यास आश्रम में व्यतीत करने चाहिए, ऐसी मनु की मान्यता है। अपनी आश्रम व्यवस्था में मनु ने 4 आश्रमों को मान्यता दी है और प्रत्येक आश्रम को 25-25 वर्ष दिए हैं। क्रम की दृष्टि से ब्रह्मचर्य आश्रम का स्थान प्रथम है। यह व्यक्ति को संपूर्ण जीवन अथवा आगामी 3 आश्रमों के लिए शारीरिक व मानसिक दृष्टि से तैयार करता है और यही इस आश्रम का महत्व है। उपनयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार के बाद बालक को पिता द्वारा गुरुकुल भेजा जाता है, जहां वह गुरु की देखरेख में ऐसी जीवन पद्धति का अभ्यास करता था जो उसमें विद्या प्रेम, इंद्रिय संयम, विनयशीलता, उद्यमशीलता, कर्तव्यपरायणता आदि के सद्गुणों की वृद्धि करती थी।
ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद पुरुष को 26वें वर्ष में विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, ऐसी मान्यता थी। मनु के अनुसार पुरुष को अपने वर्ण वाली ऊंचे कुल की किंतु भिन्न गोत्र वाली स्त्री से विवाह करना चाहिए। उसे अपनी गृहस्थी के संचालन के लिए धर्मयुक्त साधनों से धन का अर्जन व संचय करना चाहिए। परिवार की वृद्धि हेतु संतानोत्पत्ति करनी चाहिए। मनु ने गृहस्थ आश्रम को सर्वोत्तम आश्रम माना है, क्योंकि अन्य 3 आश्रमों का जन्म एवं पोषण इसी आश्रम द्वारा किया जाता है। अब बात करें गृहस्थ आश्रम की। गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है, अगला आश्रम जो है वो वानप्रस्थ आश्रम, यानी गृहस्थ आश्रम में 25 वर्ष बिताने के बाद पुरुष को वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा लेनी चाहिए। उसे संपत्ति, घर व ग्राम में उत्पन्न पदार्थों का त्याग करके अकेले अथवा पत्नी सहित वन में रहना चाहिए। उसे वन में रहकर इस आश्रम में इंद्रिय संयम, वेद का अध्ययन, अतिथि सत्कार, अहिंसा, कठोर तप आदि का पालन करते हुए वन में ही उत्पन्न कंद मूल आदि का सेवन करना चाहिए। इसके बाद 75 वर्ष की आयु होने पर पुरुष को संन्यास की दीक्षा प्राप्त करके अगले आश्रम यानी संन्यास आश्रम में प्रवेश लेना चाहिए। मनु का मत है कि देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण से मुक्त होने तथा पुत्र प्राप्ति व पर्याप्त वेदाभ्यास के बाद ही संन्यास आश्रम में प्रवेश लेना चाहिए। इस प्रकार धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि के बाद ही मोक्ष की सिद्धि हेतु संन्यास आश्रम में प्रवेश पाने का अधिकार होता है। मनु ने भी बताया है कि सन्यासी को वन में अकेले रहना चाहिए तथा किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। उसे मात्र भिक्षावृत्ति से प्राप्त अन्न को ग्रहण करके आत्मतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार जीवन जीने पर उसे मोक्ष की सिद्धि हो सकती है। अब दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, जो है समाज की वर्ण व्यवस्था। मनुस्मृति में वर्णित समाज के संगठन का सूत्र वर्ण व्यवस्था है। इस संपूर्ण वर्ण व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले चारों वर्णों की दैवीय उत्पत्ति की बात करता है मनु, और फिर उनके कर्तव्यों की चर्चा करता है। मनु के अनुसार समाज की रचना 4 वर्णों के संयोग से होती है। इन चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से हुई है। ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य तथा पाद से शूद्र को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के जिस अंग से जिस वर्ण की उत्पत्ति हुई है, उस अंग के कार्य के अनुसार ही इन वर्णों के लक्षण एवं कर्मों को तय किया गया है। मनुस्मृति के अनुसार सबसे पहले वर्ण ब्राह्मण वर्ण, इसका स्वधर्म है अध्ययन व अध्यापन करना, यज्ञ करना व करवाना, दान लेना व देना। वेद के अध्ययन व अध्यापन पर विशेष बल दिया गया है और सामान्य रूप से यह धर्मशास्त्रों, स्मृतियों के बारे में भी लागू होता है। दूसरे वर्ण की बात करें, क्षत्रिय। क्षत्रिय के स्वधर्म में जिन कर्तव्यों की गिनती मनु के द्वारा कराई गई है वह हैं अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना, शस्त्रों को धारण करना
तथा प्राणियों की रक्षा करना। इस प्रकार क्षत्रिय का मुख्य कर्तव्य है मनुस्मृति द्वारा प्रतिपादित सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा करना। अगला वर्ण वैश्य। वैश्य का स्वधर्म है अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना, पशुपालन व कृषि कर्म करना, वाणिज्य द्वारा धन कमाना आदि। इस प्रकार वैश्य का प्रमुख कर्तव्य है समाज की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। मनु ने शूद्र का स्वधर्म बताते हुए कहा है कि वह ईर्ष्या, निंदा, अभिमान आदि दोषों को छोड़कर उपरोक्त तीनों वर्णों की यथासंभव सेवा करे। और अब इस वर्ण व्यवस्था में जो मनु ने महत्वपूर्ण चीज बताई है वह है श्रम विभाजन, कार्य विशिष्टीकरण तथा अहस्तक्षेप का नियम। यानी जो मनु की वर्ण व्यवस्था है वो इन चीज़ों पर आधारित है। जैसे मनुस्मृति द्वारा स्वीकृत वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज में श्रम विभाजन की प्रणाली को प्रकट करती है। समाज की बौद्धिक, सैनिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्णों के द्वारा की जाती है। इन तीनों वर्णों से संबंधित व्यक्ति जीवन भर केवल अपने वर्ण से संबंधित कार्यों को ही करते हैं, जिससे इन्हें अपने कर्म में विशेष कुशलता प्राप्त होती है और इसी को विशिष्टीकरण कहा गया है। और इस प्रकार वर्ण व्यवस्था में कार्य के विशिष्टीकरण का नियम लागू होता है। मनु के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने वर्ण के कार्य को ही करना चाहिए और उसे अन्य वर्णों के कार्यों को ना तो स्वयं करना चाहिए, ना उनके कार्यों में बाधा डालनी चाहिए और ना ही अन्य वर्णों की निंदा करनी चाहिए। इस प्रकार देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था के संचालन हस्तक्षेप का नियम भी लागू होता है। और ये कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था में निहित श्रम विभाजन, कार्य विशिष्टीकरण तथा हस्तक्षेप का नियम शूद्र वर्ण पर लागू होता है, किंतु कुल मिलाकर उसकी स्थिति उपरोक्त तीनों वर्णों से भिन्न है। वह समाज में श्रम विभाजन की दृष्टि से शारीरिक श्रम से संबंधित आवश्यकताओं की ही पूर्ति करता है। अब बात करें अगर इन वर्णों के सामाजिक स्थान की, तो ये स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ण समाज की कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इन आवश्यकताओं की सामाजिक प्रकृति तथा महत्व के अनुसार ही समाज में उस वर्ण के व्यक्ति का स्थान स्वीकारा गया है। इस दृष्टि से मनु ने समाज में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च माना है, क्योंकि वह समाज की बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। द्वितीय स्थान समाज में क्षत्रिय वर्ण को प्राप्त है, जो समाज के भौतिक संगठन की शक्तिपूर्वक रक्षा करता है ताकि प्रत्येक वर्ण अपने अपने स्वधर्मों का भली भांति पालन कर सके। संपूर्ण समाज व्यवस्था में वैश्य वर्ण को तृतीय स्थान प्राप्त है, क्योंकि उसके कार्य प्रथम दोनों वर्णों की तुलना में कम महत्वपूर्ण के हैं। यह वर्ण समाज की आर्थिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और अंत में समाज व्यवस्था में चतुर्थ एवं सबसे निम्न स्थान शूद्र वर्ण का है, जो समाज की मात्र शारीरिक श्रम संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनुस्मृति जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ ने शूद्र वर्ण को अत्यंत ही हीन स्थान देते हुए उसे वेद के अध्ययन से वंचित किया है। मनु ने कुछ स्थितियों में शूद्र को आजीवन दास बनाए जाने का भी समर्थन किया है और दास के रूप में उससे संपत्ति के अधिकार से भी वंचित रखता है। इस प्रकार देखा जाए तो मनु की सामाजिक व्यवस्था में
शूद्रों को बहुत ही निम्न स्थान प्राप्त था और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। अब बात करें समाज व्यवस्था में स्त्रियों के स्थान की, तो मनु ने गृहस्थ आश्रम के स्थायित्व एवं सफल संचालन में स्त्री की आधारभूत भूमिका को स्वीकारा है और उसके संपूर्ण जीवन को घर की चार दीवारी तक ही सीमित करता है। मनु ने स्त्रियों की स्वतंत्रता का पूर्ण निषेध किया है। पुरुषों का कर्तव्य है कि वे सदैव ही स्त्रियों का नियंत्रण रखें। मनुस्मृति ने पारिवारिक जीवन में भी स्त्रियों को कार्यों के निर्णय की स्वतंत्रता का निषेध करते हुए कहा है कि स्त्री को बालपन में पिता, तरुणावस्था में एवं वृद्धावस्था में पति के अधीन रहना चाहिए। यदि पति की मृत्यु हो जाए तो भी वह स्वतंत्र नहीं होती है। पति के अभाव में पुत्र, पुत्र के अभाव में पति के कुटुंब, पति के कुटुंब के अभाव में पिता के कुटुंब, इन दोनों के अभाव में जाति के वृद्ध पुरुषों तथा इनके भी अभाव में राजा आदि के अधीन ही स्त्री को रहना चाहिए। इस प्रकार देखा जाए तो मनु का स्त्री संबंधी जो विचार है वह आधुनिक युग की दृष्टि से अनुदारवादी है और उसकी आलोचना भी की जाती है। और मनु ने समाजशास्त्र एवं व्यवस्था की आलोचना मुख्यतः इस आधार पर की जाती है कि उन्होंने समाज का वर्णों में कठोर विभाजन उचित माना है और व्यक्तियों के बीच असहनीय समानता का समर्थन किया है। मनु का एक प्रमुख दोष यह भी माना जाता है कि उन्होंने स्त्रियों की स्वतंत्रता, शिक्षा और सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी का विरोध किया है। संक्षेप में मनुस्मृति की समाज व्यवस्था के मूल्यांकन के बारे में यह कहना अधिक उचित होगा कि अपनी प्रकृति से यह कृषि प्रधान, धर्म प्रधान एवं पुरुष प्रधान है। आधुनिक युग में मनुस्मृति की समाज व्यवस्था अपनी उपयोगिता खो चुकी है क्योंकि यह लोकतांत्रिक मूल्यों यथा स्वतंत्रता व समानता की विरोधी है और आधुनिक भारतीय समाज की जटिल एवं बहुलवादी प्रकृति के अनुरूप भी नहीं है। धन्यवाद।